बच्चों आज हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आर्थिक जीवन अर्थात इकोनॉमिक लाइफ। आर्थिक जीवन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक लाइफ। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक लाइफ बोलते हैं। आर्थिक जीवन का मतलब होता है कि सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वह अपने जीवन यापन के लिए, है ना, आमदनी जो है वो किस तरह से प्राप्त करते थे। आमदनी का मतलब इनकम का क्या जरिया था, पैसों का क्या जरिया था, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों से वहां की अर्थव्यवस्था के उन्नत स्वरूप की झलक मिलती है, जैसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनके आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं और उस पॉइंट का नाम है कृषि। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने अर्थव्यवस्था को ठीक रखने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए वह सबसे पहले कृषि कार्य करना प्रारंभ किया था। यानी कि कृषि पर आधारित होकर के वह जो है आर्थिक आमदनी प्राप्त करते थे। तो कृषि अर्थात एग्रीकल्चर, कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था? तो कृषि था। खेतों की उर्वरता के कारण अनाज की कमी नहीं थी और खेत की उर्वरता मतलब होता है उपजाऊ, उसके कारण से अनाज की कमी नहीं थी। अनाज रखने के लिए भंडार गृह बना था। जिस तरह से पटना में आज आप गोल घर देख रहे हैं जो कि अनाजों को रखने के लिए बनाया गया था, ठीक उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में भी अनाजों को रखने के लिए अनाज का घर बनाया गया था। अगर आपसे पूछ दे कि हड़प्पा वासी का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि था। कपास की भी खेती होती थी जिससे कि लोग अपने लिए कपड़े बनाते थे। तो आप बैक की वीडियो में पढ़े थे कि लोग जो है, बैक की वीडियो में पढ़े थे आप कि उत्खनन से सुई प्राप्त हुई थी और उस सुई से ये मुझे प्राप्त होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़े को, बुने हुए कपड़े, सिले हुए कपड़े पहनते थे। और यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि हड़प्पा सभ्यता में कपास की भी खेती होती थी और उस कपास की रुई से लोग अपना वस्त्र निर्माण करते थे और वही वस्त्र पहनते थे और निर्यात भी करते थे, भेजते भी थे एक दूसरे जगह पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आइए, कपास की खेती होती थी जिससे लोग अपने कपड़े पहनते थे। अनाज पीसने के लिए चक्की थी। अनाज को पीसने के लिए क्या थी? चक्की थी। चक्की भी थी। जैसे कि अभी हम लोग अनाज को पिसवाने के लिए कहाँ जाते हैं? आटा चक्की पर। और धान को कुटवाने के लिए धान की मशीन पर जाते हैं। तो अनाज पीसने के लिए चक्कियों और कूटने के लिए ओखली तो समझते होंगे ना आप लोग? यस सर। ओखली का उपयोग किया जाता था, है ना। इन दोनों का साक्ष्य मिला है। किन दोनों का? तो चक्की का और ओखली का। इसके बाद है सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती आरंभ की। अगर आपसे पूछ दे कि हड़प्पा वासी सबसे पहले क्या चीज की खेती करना आरंभ किया था? कपास की खेती करना आरंभ किया था। किसकी खेती? कपास की खेती करना आरंभ किया था। तो कपास की खेती करना सबसे पहले आरंभ किया था सिंधुवासी लोग। इसके बाद है मेसोपोटामिया में यहीं से कपास जाता था। हमने पहले ही बता दिया आपको कि सिंधु सभ्यता में क्या होता था आपको, तो हमने पहले ही बता दिया कि कपास की खेती जो है जो सबसे पहले हड़प्पा वासी किए थे और कपास का निर्यात भी किए थे, करते थे। ठीक है, ध्यान दीजिए। मेसोपोटामिया में यहीं से कपास जाता था, जैसे कि वे सिंधु नाम से उच्चारित करते थे। यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा। अगर आपसे पूछ दे कि यूनानी जो है कपास को क्या कहा? सिंडन कहा। ठीक है ना, जो कि सिंधु का ही यूनानी रूपांतर है, जो कि सिंधु का ही यूनानी रूपांतर है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख खाद्यान्न था यानी कि प्रमुख खाने वाला फसल था वो क्या था? गेहूं और जौ। लेकिन लोथल और रंगपुर गुजरात में है, याद रखिएगा। लोथल और रंगपुर से धान की भूसी मिली है। धान की भूसी मतलब गुंडा। धान की भूसी मतलब गुड़ा, जिसको बोलते हैं आप लोग, गुंडा। भूसी कहाँ से मिली है? तो लोथल और रंगपुर से मिली है। किंतु धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण
हुलास से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हुलास धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हुलास हुलास से मिलते हैं, जो कि उत्तरकालीन है, जो कि उत्तरकालीन है। इसके बाद है आपका लोथल एवं रंगपुर से ही बाजरा की खेती का साक्ष्य मिला है। अगर आपसे पूछे कि बाजरा की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है भाई, लोथल तो लोथल से और रंगपुर से। कहाँ से? लोथल और रंगपुर से। ठीक है। हड़प्पा में मटर और तिल की खेती के भी साक्ष्य मिले। अगर आपसे पूछे कि मटर और तिल उपजते थे कि नहीं उपजते थे, उपजते बिल्कुल थे। हाँ, बिल्कुल उपजते थे। फलों में केला, फलों में केला केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू और तरबूज आदि के उत्पादन का साक्ष्य मिला है। बात समझ रहे हैं? तो ये था आपको कृषि के अंतर्गत होने वाले कुछ महत्वपूर्ण फसल। तो कृषि के अंतर्गत होने वाले कुछ महत्वपूर्ण फसलों के नाम आप बता सकते हैं तो बताइए। लेकिन पहले मुझे आप ये बताइए कि हड़प्पावासी सबसे पहले कृषि में किन चीजों का उत्पादन किया? कपास कपास के बाद आपको अब आप जितने भी फसल हैं उनका नाम ले सकते हैं, जैसे कि गेहूं, जौ, इसके बाद आपको हो गया मटर, केला, तिल, खजूर, अनार, ठीक है, नारियल, वगैरह वगैरह। ये सब जो है आपको मुख्य खाद्यान्न फसल कृषि उपज था। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पशुपालन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पशुपालन के बारे में। तो याद रखिए, हमने अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि को देखा था, यानी कि लोग अपने इनकम के लिए, अपने आमदनी के लिए वह कृषि कार्य करते थे। ठीक उसी तरह से अब दूसरा जो पॉइंट है वो है आपको पशुपालन। पशुपालन जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री भी यह इनकम का एक जरिया था, यानी कि लोग पशु को पालते थे और उससे भी जो है सो अपना इनकम बनाते थे। जैसे कि अभी आप गाय यदि पालते हैं तो गाय के गोबर से आप उपला बनाते हैं। उपला मतलब चिपड़ी, गोढ़ा, ठीक है, उपला बनाते हैं। वो उपला आप बेच लेते हैं और दूध जो उत्पादन करते हैं उसको भी आप बेच लेते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ता है तो उसके मांस को भी आप लोग बेच लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हड़प्पावासी जो है अपने इनकम के लिए किन किन दो चीजों को किया था, जल्दी बताइए। एक तो कृषि किया था और दूसरा पशुपालन। बात समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा तरीका से आपको, ठीक है। तो आइए, पशुपालन अर्थात एनिमल हस्बेंड्री। तो पशुपालन के अंतर्गत जरा देखिए क्या सब है। कृषि के साथ साथ हड़प्पावासी के अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन भी था। ये बात अब तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। इस तथ्य की भी पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं यहाँ प्राप्त मुद्राओं पर। मुद्रा मतलब सिक्का पर अंकित बैलों से विदित होता है कि बैलों, अगर आपसे पूछे कि हड़प्पावासी बैल से परिचित था तो बिल्कुल था। सांड से भी था, बैल से भी था, भैंसा भी से था, हिरन से भी था, गेंडा और बाघ से भी था। तो बैलों से विदित होता है। विदित मतलब जाना जाता है। क्या जाना जाता है भाई? यहाँ पर जाना जाता है कि यहाँ दो प्रकार के बैल थे। एक थे कुबरदार सींग वाले बैल और दूसरा बिना कुबर के छोटे सींग वाले बैल। बोलिएगा कि बैल कितने प्रकार के थे? एक कुबरदार यानी कि कुबर वाले और साथ में बड़े बड़े सींग वाले बैल थे। दूसरा बिना कुबर वाला छोटे छोटे सींग वाला बैल था। बात समझ में आ रहा है ना? इसके बाद है आपको गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी और एक का नाम बहुत ज्यादा आप लेते रहते हैं, सुअर, गधा, ऊंट। इनके प्रमुख पालतू जानवर थे। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पावासी के प्रमुख पालतू जानवर का नाम बताइए तो आप क्या से बताएंगे? बिल्कुल, देखिए ऐसे याद नहीं होगा। जो चीज आप पालते हैं, जो चीज देखते हैं उसका नाम पहले लीजिए। तो गाय, भैंस, रुकिए, भैंस की चर्चा तो यहाँ पर नहीं है। आप लोग भैंस कहाँ से बोल दिए? भैंस से आप याद रखिएगा भेड़। क्या याद रखिएगा? अगर नहीं तो गाय के बाद आप बैल भी याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि गाय से ही बैल आता है ना, तो इसलिए गाय, बैल। इसके बाद भैंस को भैंस नहीं याद करके आप भेड़ याद रख लीजिएगा। भेड़ के बाद आपको कुत्ता है, हाथी है, सुअर है और गधा तथा ऊंट है। बात समझ में आ रहा है? ये लोग इनका पालतू जानवर था। कुत्ता शिकार के काम आते थे। कुत्ता जो है वो किसके काम आते थे? शिकार के काम आते थे। इनके अलावा बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू, हंस आदि के चित्र भी यहाँ प्राप्त मूर्तियों और खिलौने तथा मोहरों पर मिले हैं।
तो बताइए कि हड़प्पावासी के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या क्या पढ़े हैं अभी आप? कृषि और एक कृषि और दूसरा पशुपालन। पशुपालन। और कृषि में हम लोग विभिन्न प्रकार की फसल को उपजाते हुए देखे थे, और पशुपालन में हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालते हुए देखे थे, जिसमें कि शिकार के लिए किस पशु का यूज किया जाता था? कुत्ता का यूज किया जाता था। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग हड़प्पावासी के अर्थव्यवस्था का जो तीसरा आधार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह है आपको शिल्प तथा उद्योग धंधे। क्या है? शिल्प तथा उद्योग धंधे। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। कृषि तथा पशुपालन के अलावा विविध प्रकार के शिल्प और उद्योग धंधे के प्रति हड़प्पावासी के लोगों का स्पष्ट रुझान दृष्टिगोचर होता है। खुदाई में प्राप्त कताई और बुनाई के उपकरण जैसे कि तकली और सुई। तकली और सुई, तकली से होता है कताई और सुई से होता है बुनाई। याद रखिएगा, प्रति स्पष्ट संकेत देती है कपड़ा बुनना यहाँ का एक प्रमुख उद्योग रहा है। यानी कि शिल्प और उद्योग धंधे, यानी कि हड़प्पावासी के जो अर्थव्यवस्था का तीसरा आधार था शिल्प और उद्योग धंधा, अर्थात लोग यहाँ पर कताई और बुनाई दोनों प्रकार के काम करते थे। कपड़ा बुनते थे और कपड़ा की कताई भी करते थे। बात समझ में आ रहा है ना? अब जो है चन्नू दरों की बात करते हैं। चन्नू दरों में एक कारखाना मिला जहां पर हार में पिरोने वाले दाना उत्पादन होता है। अब देखिए, फिलहाल में लोग एक हार जो है रेड कलर का और येलो कलर का जो होता है ना, वो पत्थर के जैसे होता है, वो बहुत सारे लोग पहनने लगे हैं। लेकिन पहले के समय में आपको यह देखा जाता था कि चन्नू दरों में एक कारखाना था, एक फैक्ट्री था, जहां पर आपको हार में पिरोना का मतलब होता है हार में पैसा करके रखना। पहले के लोग सिक्के को मतलब हार जैसे बना करके और पहनते थे। ठीक है, सिक्के में हार में पिरोते थे और पिरोने वाले दानों का उत्पादन होता था। आइए इसके बाद है कुंभकार के बारे में भी जरा हम बात करते हैं। कुंभकार मतलब कुम्हार जिसको आप कहते हैं। कुंभकार लोग मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु चाक का प्रयोग करते थे। बताइए, अभी आप चाक देखे हैं कि नहीं देखे हैं? चाक मतलब नहीं समझते हैं? चाक का मतलब जिस पर बर्तन बनाया जाता है, वो जो चक्का के जैसे नसता रहता है जी। इसके अलावे हाथ से भी सामग्री बनते थे। मोहनजोदड़ो में कुम्भकारों के मोहल्ले का भी पता चलता था। ठीक है, जैसे ही अगर कुम्हार के एरिया में हम लोग घुसते हैं और देखते हैं कि मिट्टी का बर्तन बन रहा है, इसका मतलब समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ पर कुम्हार रहते हैं। वही बात बता रहा है कि कुम्हारों के मोहल्ले में प्रवेश करने से पहले ही पता चल जाता था। स्वर्णकार का व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में था। स्वर्णकार का मतलब क्या होता है? सोना चांदी बनाने वाला, है ना, जिसको आप सोनार कहते हैं। ठीक है, आभूषणों के निर्माण में उन्होंने काफ़ी निपुणता प्राप्त की थी। अभी जो आप सोनार के पास ही जाते हैं आभूषण बनवाने के लिए, क्यों? क्योंकि वह जो है वो आपको परंपरा से होता आ रहा है कि उनके अंदर कला जो है सो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध थी। सुंदर सुंदर आभूषण बना लेते थे, इसीलिए उसका नाम पड़ा स्वर्णकार। क्या नाम पड़ा है? स्वर्णकार। बिल्कुल। चलिए, वे लोग चांदी के आभूषण के साथ साथ बर्तन भी बनाते थे। चांदी के आभूषण तो बनाते ही थे, साथ में बर्तन भी बनाते थे, परंतु सोने के केवल आभूषण बनाए जाते थे। शंख, शीप, घोंघा, हाथी दांत से भी उपकरणों का निर्माण करना हुए जानते थे। बात यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद है तांबे और कांसे का प्रयोग मानव और पशु मूर्तियां बनाने में किया जाता था। खुदाई में तांबे कांसे के उपकरण बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। इनमें घरेलू कृषि संबंधी उपकरण, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, कड़ाही तथा प्रसाधन सामग्रियां प्रमुखता से मिलती है। कहने का मतलब यह है, खुदाई के दौरान जो है विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, बर्तन, कड़ाही समझते हैं ना, जिसको आप ये क्या बोलते हैं? कड़ाही को लोहिया बोलते हैं, है ना। प्रसाधन सामग्री मिलते हैं। वे लोग धातु को पीटकर चादर बनाने की कला से भी परिचित थे, है ना। अतः धातु उद्योग का भी काफी उन्नत अवस्था में प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आपको धातु के उद्योग भी जो है सो आपको प्राप्त हुए हैं। पहले ही आप हेडिंग में पढ़े थे शिल्प और उद्योग धंधे। शिल्प और उद्योग धंधे, तो ये भी आपको हड़प्पावासी के अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प तथा उद्योग धंधे काफी उन्नत अवस्था में थी और यह आर्थिक जीवन का एक प्रमुख आधार भी था। बात समझ में आ गया?
अब हम लोग जानेंगे व्यापार और वाणिज्य के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? व्यापार और वाणिज्य के बारे में, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स। कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधों के साथ साथ सैंधव निवासियों की व्यापार तथा वाणिज्य में काफी रुचि थी। उनके आंतरिक और बाहरी दोनों ही व्यापार काफी उन्नत थी। यानी कि व्यापार, आंतरिक व्यापार और बाहरी व्यापार दोनों प्रकार के यह व्यापार करते थे। कौन? हड़प्पावासी। ठीक है। इसके बाद इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ही व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे। याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापारिक केंद्र होता था वो कौन कौन सा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। दोनों के बीच की दूरी एक बार पुनः समझिए। व्यापार और वाणिज्य के बारे में। कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधों के साथ साथ सैंधव निवासियों की व्यापार तथा वाणिज्य में काफी रुचि थी। उनके अतिरिक्त एवं बाहरी दोनों ही व्यापार काफी उन्नत थे। इस सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। दोनों के बीच की दूरी 483 किलोमीटर थी। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी? 483 किलोमीटर। बिल्कुल। तो 483 किलोमीटर थी, किंतु परस्पर व्यापारिक मार्गों के द्वारा जुड़े थे। लेकिन इतने दूरी रहते हुए भी दोनों एक दूसरे से व्यापारी के माध्यम से दोनों एक दूसरे से क्या थे? जुड़े हुए थे। व्यापार प्रमुखतः जलमार्ग द्वारा होता था। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में जो दूरी थी कितनी थी? 443 किलोमीटर। 483 किलोमीटर। और उस 483 किलोमीटर के उपरांत भी वह जो है सो दोनों एक दूसरे से जुड़े थे। अगर प्रश्न पूछ दे कि दोनों का व्यापार किस तरह से होता था, तो बोलेगा जलमार्ग के माध्यम से, जहाज के माध्यम से। किंतु थल मार्गों से भी वो परिचित थे। वो थल मार्ग के बारे में भी जानते थे, लेकिन वह व्यापार किस माध्यम से करते थे? बिल्कुल, जलमार्ग से करते थे। सिक्कों का प्रचलन न होने के कारण संभवतः वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। याद रखिएगा कि आपको जो है ये सिक्का तो पहले प्रचलित नहीं रहा था, लेकिन वस्तुओं का जो व्यापार होता था वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। कैसे होता था? वस्तु विनिमय के माध्यम से। वस्तु विनिमय का मतलब होता है, वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। वस्तु विनिमय का मतलब यह होता है एक वस्तु लेना और उसके बदले में दूसरे वस्तु को देना। उसे ही हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है, सैंधववासी तौल के लिए विभिन्न बाटों का प्रयोग करते थे। बाट समझते हैं ना? बटखारा, बाट जिसको बोलते हैं, बाटों का प्रयोग करते थे। जिनमें से एक था 1 किलो का, दूसरा था 2 किलो का, फिर 4 किलो का, 8 किलो का, 16 किलो का, 32 किलो का और 64 किलो के अनुपात का होता था। बात समझ में आ रहा है? लेकिन सबसे अधिक जो प्रयोग होता था वो 16 इकाई के बाट का प्रयोग हुआ जाता था। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है कि सबसे अधिक किस बाट का प्रयोग होता था? 16 किलो का। 16 इकाई के बाटों का प्रयोग होता था। नापने के साधनों से परिचित थे, मतलब माप तौल की जानकारी से वो परिचित थे। कौन? सैंधववासी, हड़प्पावासी। ठीक है। दशमलव प्रणाली का प्रयोग भी जानते थे, और वो लोग जो है माप तौल तो जानते ही थे, साथ में दशमलव प्रणाली का भी उपयोग जानते थे। डॉक्टर मैके का कहना है कि यहाँ के बटखरों मतलब बटखरा समझते हैं ना? बटखरों की तौल की प्रमाणिकता मेसोपोटामिया और इलाम के बटखरों से कहीं अधिक थी। नापने में गज को अंग्रेजी में कहते हैं यार्ड, है ना? गज का प्रयोग भी होता था। नापने में किसका प्रयोग होता था? गज का। है ना? जमीन को यदि नापते हैं ना तो 1 गज 2 गज हम लोग बोलते हैं कि नहीं? तो वही बात करता है कि मापने की प्रणाली से भी प्रचलित थे, वह दशमलव प्रणाली से भी प्रचलित थे, और नापने में आपको गज का प्रयोग किया जाता था। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक किस बटखरे का प्रयोग होता था? 16 इकाई यानी कि 16 किलो वाले जो बटखरे होते थे उसका प्रयोग सबसे अधिक होता था। चलिए आगे है। चूंकि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कच्चे माल तथा प्राकृतिक संपदाओं का अभाव था। याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उस नगर में कच्चे माल की उपलब्धता बहुत ही कम थी। ठीक है। और प्राकृतिक संपत्ति का भी अभाव था वहाँ पर। अतः यहाँ के निवासी पास पड़ोस के राज्यों और विदेशों से इन्हें प्राप्त करते थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कच्चा माल का जब अभाव था तो वो कहाँ से कच्चे माल प्राप्त करते थे? तो अपने अलावा जो आस पड़ोस के राज्य और विदेश होते थे उनसे वह कच्चा माल प्राप्त करते थे। उदाहरण के लिए जैसे कि सोना की अगर बात करें तो सोना का जो आभूषण बनाते थे, इसके लिए वो सबसे पहले अफगानिस्तान जाकर, फारस जाकर और दक्षिण भारत जाकर के जो है सो वहाँ से सोना लाते थे कच्चा माल, और इसके बाद यहाँ पर सोना का आभूषण बनाते थे।
वहीं अगर चांदी की बात करें तो वह ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। तांबा की बात करें तो बलूचिस्तान और अब खेती राजस्थान से प्राप्त करते थे। लाजवर्द की बात करें तो आपको बदखशा या अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। सीसा की बात करें तो ईरान तथा अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। सेल खड़ी की बात करें तो बलूचिस्तान और राजस्थान से प्राप्त करते थे। सुलेमानी पत्थर की बात करें तो सौराष्ट्र और पश्चिमी भारत से प्राप्त करते थे। तो ये आप जो देखे हैं ये आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और विभिन्न क्षेत्रों से यह प्राप्त करते थे। पहले ही बता दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता में कच्चे माल की उपलब्धता नहीं के बराबर था, जिसके कारण से वो जो अपने फैक्ट्री में जिस वस्तुओं का निर्माण करते थे तो उस वस्तुओं की उपलब्धता किसी अपने पड़ोसी राज्य या अपने पड़ोसी विदेशों से प्राप्त करते थे। ठीक इसी तरह से अब हम लोग नीलमणि के बारे में भी पढ़ेंगे। नीलमणि महाराष्ट्र से और अलावास्टर जो है बलूचिस्तान से, शंख तथा कौड़ी, कौड़ी जानते हैं ना, हाँ, गाय सबको जो भैंस सबको, हाँ, तो शंख तथा कौड़ी जो है सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। ठीक है, इसके बाद है आपको बाहरी व्यापार संभवतः जलमार्ग के द्वारा ही किया जाता था। याद रखिएगा कि हड़प्पावासी जो बाहरी व्यापार करते थे वो किस माध्यम से करते थे? जलमार्ग से करते थे। लोथल से गोदीवारा, गोदीवारा का मतलब समझते हैं? गोदीवारा का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पर पनिया जहाज रुकता है और प्रस्थान करता है। गोदीवारा होने का प्रमाण मिला है, लोथल से मिला है ये आपको गोदीवारा का प्रमाण। नाव का एक चित्र मोहनजोदड़ो में बर्तन पर उत्कीर्ण मिला है। मिस्र, सुमेर, क्रीट, मेसोपोटामिया तथा बेबीलोनिया आदि देशों के साथ व्यापारिक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि हड़प्पावासी जो है वो मिस्र देश से, सुमेर देश से, क्रीट देश से और मेसोपोटामिया तथा बेबीलोनिया से वह व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे और हड़प्पा से इन सभी देश विदेश में जाकर के जो है सो व्यापार का कार्य करते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद जो है आपका मेसोपोटामिया से प्राप्त कुछ अभिलेख। मेसोपोटामिया से प्राप्त सिंधु सभ्यता संबंधी अभिलेखों में इसका नाम मेलुहा मिलता है। मेसोपोटामिया से जो प्राप्त सिंधु सभ्यता संबंधी अभिलेख है इसका नाम क्या मिलता है? मेलुहा मिलता है। मेलुहा कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में सिंधु क्षेत्र, मेलुहा एवं मेसोपोटामिया के बीच दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र भी है। एक है आपको दलमून और दूसरा है माकन। एक क्या है? एक है दलमून और दूसरा है माकन का उल्लेख है। इसमें दलमून जो है क्या चीज? दलमून की पहचान फारस की खाड़ी स्थित बहरीन से की गई है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक कीलदार अभिलेख में भी सैंधव क्षेत्र और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंधों की पुष्टि होती है। इस प्रकार सैंधववासियों का बाहरी व्यापार आंतरिक व्यापार की तुलना में अधिक समृद्ध था। याद रखिएगा इसका जो बाहरी व्यापार था आंतरिक से अच्छा था, आंतरिक से अधिक समृद्ध था। इसके बाद जो है जिसके यथेष्ट प्रमाण भी उपलब्ध हैं, वस्तुतः सैंधव सभ्यता की समृद्धि का सर्व प्रमुख कारण उनका विदेशी व्यापार था। कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर एक प्रश्न बन के आ रहा है कि सिंधु सभ्यता की जो आर्थिक स्थिति अच्छी थी, सिंधु सभ्यता में जो व्यापार का कार्य होता था वो सबसे अधिक होता था आपको विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार का मतलब क्या हुआ? आंतरिक व्यापार की बाहरी व्यापार? बाहरी व्यापार, यानी कि बाहर से व्यापार करते थे और उसी विदेशी व्यापार से जो है वह अधिक से अधिक सुखी और संपन्न रहते थे। कौन? हड़प्पावासी। तो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और हमारा अगला वीडियो का जो टॉपिक रहेगा हम हड़प्पा सभ्यता के निर्माता। क्या रहेगा? हड़प्पा सभ्यता का निर्माता। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।